न जाने ये कैसी हवा चल रही है जो सांसों से इतनी खफा चल रही है। न जाने ये कैसी हवा चल रही है जो सांसों से इतनी खफा चल रही है। हर एक शख्स दिखता है बीमार अब तो। हर एक शख्स दिखता है बीमार अब तो। जिसे देखो उनकी दवा चल रही है। बहारों में भी फूल मुरझा रहे हैं। बहारों में भी फूल मुरझा रहे हैं। एक ऐसी चमन में हवा चल रही है। कोई खुश नहीं है किसी की खुशी से। कोई खुश नहीं है किसी की खुशी से। जमाने में कैसी प्रथा चल रही है। आगे है कि कभी हम खफा चल रहे थे घड़ी से। कभी हम खफा चल रहे थे घड़ी से। घड़ी आज हमसे खफा चल रही है। बहुत आभार। नमस्कार। यह है दिल्ली निवासी गजलकार गौरवकांत गोला जी की गजल। स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन सुखेल लीग 2024 के 5वें मैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज डॉक्टर रजनी गुप्ता रामगढ़ झारखंड से और श्रीमती सुनंदा गवंडे बुरहानपुर मध्य प्रदेश से सुखेल खेलेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय विजयानंद विजय सर और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा साहित्यवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। निर्णायक मंडल से आज का मैच शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। जी आभार। आज की पहली प्रस्तुति हेतु आदरणीय डॉक्टर रजनी गुप्ता जी को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। नमस्कार। मैं सबसे पहले मंच का नमन करती हूँ, मंच को, और आदरणीय निर्णायक मंडली को भी मेरा नमन। और मैं शुरुआत करती हूँ आज के इस सुखेल के नियमानुसार। सर्वप्रथम मैं 5 कवियों की, जो झारखंड के ही कवि हैं, एक तालबन की धरा एक पुस्तक आई थी जिसमें 51 कवियों का संग्रह था, कविताओं का, 51 कवियों की कविताओं का। उन्हीं में से मैं कुछ दिग्गज कवियों के कविताओं का पाठ करूंगी। सर्वप्रथम मैं आदरणीय, मेरी आवाज जा रही है? सर्वप्रथम मैं आदरणीय शंभू बादल जी की कविता कोल्हा मोची सुनाना चाहती हूँ। जो हमारे जो कलाकार होते हैं, जो स्थानीय, उनकी कला को वो सम्मान नहीं मिलता, जिसके लिए वो जिंदगी भर आर्थिक परेशानियों से जूझते रहते हैं। उसी पर ये है कोल्हा मोची। कमाचियां जब पड़ती है ढोल पर, कमाचियां जब पड़ती है ढोल पर, बजता है ढोल। दिन 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 डिडिक डिडिक, दिन 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 डिडिक डिडिक। और गूंजता है जीवन कोल्हा मोची का, बाप का, दादे का, परदादे का। झक झक बिजली और बैंड बाजों के बीच, रंगीन सज्जा से उदासीन, अपनी ही धुन से बजता है ढोल। बजता है कोल्हा मोची, बजता है पीढ़ियों का जीवन। राधो पंडित के बेटे का जनेऊ संस्कार हो, या बीर सिंह की बेटी का ब्याह, या बड़न साव का कार्तिक विसर्जन, या मंगरा राम के घर सत्यनारायण भगवान की कथा, या रनु महतो पर भूत चढ़ना, या चेतू बूढ़े की शव यात्रा, जमकर बजता है कोल्हा मोची। कोल्हा मोची अपने बेटे के सामने ढोल रखता है, हाथ में कमाची भी थमाता है, किंतु बेटा कमाची तोड़ ढोल फोड़ता है। कोल्हा मोची दरकता है, जड़ से हिलता है, भीगता है, और एक नया बीज यही उगता है। कोल्हा मोची देखता है पहली बार बहुत कुछ एक साथ, बेटे का तना चेहरा, भूख की उफनती नदी,
फूटा ढोल, उपेक्षा का फंदा, मुखिया की हेकड़ी, विधायक का दारू लिए हाथ। मेरी अगली कविता है आदरणीय जयनंदन जी की, साहब मुझे एक बार बढ़ने दो। इसका शीर्षक है साहब मुझे एक बार बढ़ने दो, क्योंकि बहुत चीजें रौंद दी जाती है, उसी पर ये कविता है। साहब मुझे एक बार बढ़ने दो, हम साहब के लॉन की बाढ़ काटने वाले पौधे, अपनी सिर की पुंगी को देखने के लिए लालायित, कब तक शोभा की सामग्री बने रहेंगे। दोधारी कैंचियों की वार सह सह कर, हर बार सर कलम करवा कर, कब तक दिखावटी सुंदरता के नाम अपनी चाह को सीने में दफन रखेंगे। हम फैलना चाहते हैं, हम फैलना चाहते हैं अगल बगल ऊपर, क्या हमें अपनी चाहत के लिए एक बार भी छूट मिलेगी? एक बार भी छूट मिलेगी? साहब मुझे एक बार बढ़ने दो, अपने सिर की फुनगी को देख देख कर जी भरने दो। साहब मुझे एक बार बढ़ने दो। मेरी अगली कविता है आदरणीय महादेव टोप्पो जी की, पहाड़ का दर्द। गन और गिटार दोनों लाए गए हैं विदेश से, दोनों बजते हैं उंगलियों से, एक नाचने गाने का देता है संदेश, तो दूसरा मौत का। हमारे गांव में बांसुरी है, केंद्रा है, तीर धनुष कुल्हाड़ी है, ये सभी अपने रक्षा और आनंद के लिए है, किसी पर रोक जमाने के लिए नहीं, न दिखने के लिए दबंग। कुछ बचाते हैं हमारी जुबान, कुछ खुशियां, कुछ बचाते हैं हिंसक पशुओं से। दुख है पिज्जा खाते, कोको कोला पीते, आईफोन स्मार्टफोन में चैटिंग करता, विकास करने में व्यस्त हमारा देश हरे नीले और लहूलुहान पहाड़ों का दर्द नहीं समझता, करता रहता बदनाम देश में विदेश में हमें। क्या जंगलों पहाड़ों के जख्मों को महसूस ना, उसे दर्द से निजात दिलाने की करना कोशिश इस देश में हो गया, क्या अब गुनाह है? मेरी अगली कविता है आदरणीय वंदना टेटे जी की, अजनबी। जी स्वागत। अजनबी, क्या तुम जानते हो उस भेड़िए को जो हमारे बच्चे चुरा ले जाता है और पहाड़ की चांदनी को किसी गंदे नाले में रात भर डुबोए रखता है? अजनबी, क्या तुमने देखा है उस इंसानी जीव को जो धरती खाता है, नदियों को पीता है और गीतों के साथ हिंसक बर्ताव करता है? अजनबी, शायद तुम जानते होगे उस सड़क को जिस पर हमारे इतिहास को जाने पर पाबंदी है, जिस पर पांव रखते ही हमारी भाषाओं के अर्थ बदल जाते हैं। अजनबी, तुम्हें यह तो पता ही होगा आसमान को चूहे नहीं कुछ लोग कुतर रहे हैं। जंगल इसलिए ही कुपोषित है कि सूरज निकम्मा है और कहानियां आलसी है, या पुरखा गीतों में विटामिन की कमी हो गई है। अजनबी, कुछ पता चले तो जरूर बताना, या तुम्हें वह मिल जाए तो उससे कहना बहुत बूढ़ा हो गया है पहाड़, बहुत बूढ़ा हो गया है पहाड़, पर वह अब भी मारंग बुरु है। क्या बात है, बहुत। मेरी अगली अंतिम कविता है लेखकों के सीरीज के दूसरे लेखकों की, मजदूरों की मौत का सदमा लाल किले को नहीं होता। ये आदरणीय अनुज लुगान जी की है। मजदूरों की मौत का सदमा लाल किले को नहीं होता, ना ही संसद की दीवारों पर सुराख होता है, धर्म के सफेद पन्ने भी नम नहीं होते, ईश्वर की अय्यासी फिर भी कम नहीं होती। मुआवजे की गर्दन पर चढ़कर लोहे की गाड़ी चलती है और मजदूर रेल की पटरियों पर कटकर मर जाते हैं। भूख विज्ञापनों से टकराती है और अश्लीलता न्यूज चैनलों पर नाचती है। जब कारखानों में 206 हड्डियां मिलकर खुशहाली का नक्शा बनाती है, तब कुछ लोग पानी को चिड़ियों से छीनकर अपनी जेब में कैद करते हैं। अनाज गोदामों में छुपा लिया जाता है और सिर के लिए बने छप्परों पर मुनाफे का मुकुट कस दिया जाता है। मुनाफे का एक कण संविधान पर उल्का की तरह गिरता है और गांव के गांव, बस्ती के बस्ती बिगाड़ी के गड्ढे में धकेल दिए जाते हैं। पसीने के नमक पर सरकारें सेंध लगाना शुरू कर देती है और आसमान तक हिंसा की चिमनी से गरीबी का धुआं पहुंचता है।
भूख के मानचित्र पर जब किसी मजदूर की गर्दन कटती है तो अय्याज देह अखबारों से अपना चेहरा ढक लेता है या सैनिकों को सड़क पर परेड के लिए उतार देता है। मजदूरों की मौत का सदमा लाल किले को नहीं होता है, केवल कुछ दिनों के लिए सरकारी शवदाह गृह से धुआं उठता रहता है। क्या बात। ये मैंने अन्य लेखकों की जो रचनाएं थी वो पढ़ी। अब मैं अपनी रचनाएं सुनाऊंगी। एक पर्यावरण से संबंधित मेरी रचना है, आम आदमी क्या क्या करे। हंसदेव जैसे हजारों हेक्टेयर वन काट दिए जा रहे हैं। हम आम आदमी से 2-4 पेड़ लगाने की गुजारिश में लगे हैं। सैकड़ों एकड़ तालाबों को पाट कर अपार्टमेंट बना दिए गए। हम आम आदमी को होली पर पानी बचाने की हिदायत देने में लगे हैं। हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां जल जमीन आसमान को निगल रही है। फैक्ट्री वाले मुनाफे कमाने में लगे हैं और आम आदमी अपना स्वास्थ्य दांव पर लगाए खुद को बचाने की कवायद करे। आम आदमी अपने कंधों पर कब तक औरों की गलतियों का बोझ उठाता रहेगा? आम आदमी पर पहले ही कम बोझ है क्या? सड़क के किनारे लाखों पेड़ 4 लेन 6 लेन के नाम पर सड़क के ठेकेदारों ने काट डाला। वन विभाग विभागीय आदेशानुसार ही पेड़ लगाएंगे। उनके जगह कितने पेड़ लगाए गए इसका आकलन कौन करे? आम आदमी अब सड़कों के किनारे पेड़ भी लगाए, क्योंकि रहना तो उन्हीं को है। लंबी सूची है, क्या क्या लिखूं। पूंजीवाद सर चढ़कर बोल रहा है। सारी नसीहत आम आदमी को। आम आदमी क्या क्या करेगा? आम आदमी पर इतना बोझ ना डालो कि वो दफन हो जाए। फिर सिर्फ वो खत्म नहीं होगा, नाटक का पटाक्षेप हो जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा। भस्मासुर की तरह बौखलाकर अपना हाथ अपने ही माथे पर होगा। ये सावधान होने का वक्त है। वक्त की चेतावनी को हल्के में ना ले। कई ग्लेशियर पिघल चुके हैं, कई पिघलने की कगार पर। जोखिम लीजिए, सुविधाजनक घेरे से बाहर तो आइए। अपने भाई बंधुओं के खिलाफ खड़ा होकर दिखाइए। आज ज्यादातर लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े हैं, पैर एक ही जगह जमाए हुए, बस जुबान से बढ़े हैं। लाखों अर्जुन के लिए लाखों कृष्ण कौन लाए? अपने अगर अन्यायी हैं तो अपनों के खिलाफ अस्त्र उठाओ। ये चेतना कौन जगाए? कुंभकर्ण की तरह सोए हुए विवेक को जगाइए। ये शंखनाद का समय है। प्रकृति के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध बिगुल फूकिए, रंग छेड़िए। मेरी एक दूसरी कविता संग्रह आई थी, दस्तक। मैं बाकी की कविताएं अपने दस्तक काव्य संग्रह से ही सुना रही हूँ। मेरी कविता परी नहीं है। कविता का शीर्षक है, संवेदना विहीन परिवेश में पल पल बढ़ती घृणा हिंसा ईर्ष्या द्वेष में सांस ले रही है अब भी। मेरी कविता मरी नहीं है। हत्या आतंक लूट अत्याचार दहशत भरे माहौल में डटी हुई है अब भी। मेरी कविता डरी नहीं है। भ्रष्टाचार अन्याय भूख गरीबी मजबूरी लाचारी से लड़ने की कोशिश जारी है, पर अफसोस मेरी कविता परी नहीं है। बहुत सुंदर। मेरी ये अगली कविता का शीर्षक है, आग। चूल्हे की आग, पेट की आग, जंगल की आग, समुद्र की आग, ईर्ष्या की आग, नफरत की आग, सांप्रदायिकता की आग। कौन कौन सी आग लिखूं? जलता हुआ मन, जलते हुए रिश्ते, जलता हुआ सौहार्द, जलता हुआ शहर, जलती हुई उम्मीदें, जलते हुए स्वप्न, या जलती हुई बरसात लिखूं? हिलती हुई सभ्यता की बुनियाद, धाराशायी होते समाज के स्तंभ, रफ्ता रफ्ता वर्तमान हो रहा इतिहास, एक पूरा युग हो रहा कल की बात लिखूं? वसुधैव कुटुंबकम का वैश्विक अनुपम संदेश अपनी ही धरती पर होता हुआ राख लिखूं? तुम लिखना प्रेम के गीत, मैं चोट करते हुए हालात लिखूं? क्या बात। मेरी अगली कविता है, इसका शीर्षक है, पेड़ और पहाड़। पेड़ बनना बरसों एक ही जगह जड़े जमाए खड़े रहना। पहाड़ बनना बरसों धूप बारिश ठंड गर्मी बर्दाश्त कर चुपचाप पड़े रहना। पेड़ और पहाड़ टिकाऊ हैं, प्रतीक है दृढ़ता के, संकल्प के, अटल इरादे के, अडिग भरोसे के, स्थायित्व के, संबल है जीवन के। पेड़ बनना पहाड़ बनना, परंतु जंगल के जंगल पहाड़ दर पहाड़ काट दिए जा रहे हैं, बड़ी बेरहमी से, जैसे काटी जा रही है समाज से विश्वास की जड़। तोड़ा जा रहा है संकल्प, छीना जा रहा है संबल। इसलिए अपने हाथ पैर बचा रखना, नाखून और दांत भी।
औरों की नजरों से और कुछ हथियार भी छिपा रखना, क्योंकि तुम तो हिलोगे नहीं, 1 इंच भी अपनी जगह से डिगोगे नहीं अपने आदर्शों से, परंतु तुम तक पहुंचेंगे लोग। और जब कोई तुम्हें काटने आए तो रोक सको, लड़ सको या दौड़ सको किसी सुरक्षित स्थान तक, संरक्षित रख सको समाज की मूल भावना को और बचा सको अपने अस्तित्व को अवैध रूप से नष्ट होने से। क्या बात बहुत सुंदर। अगली कविता है, कितना अच्छा होगा। अक्सर सोचती हूँ वो दिन कितना अच्छा होगा जब कोई किसी की गरीबी का सौदा नहीं करेगा, जब हर किसी के घर 2 जून का खाना होगा, भूख से कोई मरेगा नहीं, जब बारिश का मौसम हर किसी के लिए खुशियों भरा होगा, मिट्टी के घर, फूस, पुराने पोस्टर के छप्पर, गीली लकड़ी, ठंडा चूल्हा, डबडबाई कातर आंखें, मजबूर जिंदगी नहीं होगी, हर किसी का पक्का घर, हर किसी के माथे पर छत होगी, बिजली कड़कने से कोई डरेगा नहीं, जब हर कोई कुछ ना कुछ समाज को देने की हिम्मत करेगा, जब कोई बेटी का बाप होने से घबराएगा नहीं, जब कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का हक नहीं मारेगा, जब कोई किसी को वंचित कर अपनी झोली नहीं भरेगा, जब हर कोई इतना सामर्थ्यवान होगा कि खरीद सकेगा अपने हिस्से की धूप, हवा, हंसी, खुशी, शांति और बांट सकेगा दूसरों को निस्वार्थ प्यार, निष्कपट मुस्कान और अंतरहीन सौहार्द, जब सब बराबर होंगे, जब कोई खुद को बड़ा करने के लिए किसी को छोटा करेगा नहीं। वाह बहुत मेरी अगली कविता है, डर लगता है। बेईमानी की बदौलत सफलता के सोपान पर बैठे लोगों को यकीनन ईमानदारी से डर लगता है। अपने संग बारूद लिए फिरते हैं जो शख्स, उन्हें एक छोटी सी चिंगारी से डर लगता है। क्या बात है। सफेद झक पोशाक में मन के काले लोगों को बच्चों की रंग बिरंगी पिचकारी से डर लगता है। हर रोज जो बिकते हैं अलग अलग भाव में, उन्हें सच की दुकानदारी से डर लगता है। एक कविता है, कितने निर्भीक हो तुम, ये युवाओं को थोड़ा सचेतन करने के लिए। कितना भयमुक्त है जीवन तुम्हारा, कितने निर्भीक हो तुम, प्रश्न करो स्वयं से, स्वयं को ही उत्तर दो। कितनी शक्ति निहित है तुम में, कितनी ऊर्जा का समावेश है। कभी दौड़ लगाकर देखो, रक्त के प्रभाव को बढ़ाओ, फेफड़ों को आजमाओ, सांसों में सांस भर दो। गुप्त अंधेरों में अकेले चलो जरा, किसी अजनबी से बेधड़क मिलो जरा। कुछ करने से पहले परिणाम की सोचो मत, अच्छा बुरा बिना प्रश्न किए अंतरात्मा की सुनो जरा। एक राह अपनी भी चुनो जरा, अपना विवेक जगाओ, दबी चेतना को स्वर दो। छोटी छोटी बातों पर डरो नहीं, मृत्यु से पूर्व ही मरो नहीं। खुद में ही गहरे उतरकर खुद को ढूंढो तो, प्राण विहीन वजूद में प्राण भर दो, खुद को जिंदा कर दो। मेरी अगली कविता है, पागल। ये एक विद्रोह है समाज के ये पर। वो हंसता है, गाता है, खुश रहता है, लोग उसे पागल कहते हैं। उसे नींद भी आती है, वो चैन से सोता भी है। उसे नर्म मुलायम ख्वाब भी आते हैं, वो ख्वाब में मुस्कुराता भी है। लोग उसे पागल कहते हैं। कभी कभी वो सोचता भी है पर समझ नहीं पाता, आखिर लोग हंसते क्यों नहीं, गाते क्यों नहीं, चैन से सोते क्यों नहीं, आराम से खाते क्यों नहीं। लोग हमेशा जल्दी में क्यों रहते हैं, दौड़ते भागते क्यों रहते हैं। वो बुदबुदाता है, सब पागल हैं। अगली कविता है, रफ्तार। इसी तरह की व्यस्तता के ऊपर ही है। जिंदगी ठहरी हुई रफ्तार में है आदमी, हर जगह भीड़ या लंबी कतार में है आदमी। देखने का नजरिया तंग, सोच संकीर्ण विस्तार में है आदमी। राय भी स्वतंत्र नहीं, दूसरों की सोच के गिरफ्तार में है आदमी। कहने को सभी के बीच पर अपने आप में गुम, जाने किस संसार में है आदमी। घड़ी भर ठहर कर सोचने का वक्त नहीं, अपने बस में कुछ नहीं, हालात के अख्तियार में है आदमी। सुबह से शाम तक खुद में उलझे हुए, आखिर समाज के किस सरोकार में है आदमी। तरक्की की सीढ़ी चढ़कर जमीनी सच्चाई भूल गए, जाने कौन से जगत व्यवहार में है आदमी। एक है कि थोड़ा सा हमारे समन्वय समाज पर, राम के घर रहीम। अब कहाँ है जिंदगी बिना खौफो खतर, चाहे जैसी भी सूरत है सांस ले ले कर ले गुजर बसर। चंद लोग जो हुए दुश्मनी चैनो अमन तो क्या, चंद लोग जो हुए दुश्मनी वतन तो क्या, बहुत से लोगों के दुआओं में अब भी है असर।
सांस ले ले कर ले गुजर बसर। अब भी राम के घर में रहीम चैन की सांस लेता है। ईद की सेवई, दिवाली की मिठाई आपस में बांट लेता है। अब भी रहीम को चोट लगने से राम को दर्द होता है। अब भी राम के दर्द से रहीम जाता है बिखर। सांस ले ले कर ले गुजर बसर। एक पलायन पर ही कविता है। कोई चला जाता है रोटी रोजी के खोज में और बहुत दिनों तक भी लौट कर नहीं आता। रुकी हुई है रात, शीर्षक है रुकी हुई है रात। ना दिन आता है, ना दिन चढ़ता है, ना ढलता है दिन। उसके आंगन में कई बरसों से रुकी हुई है रात। आंखों की पुतलियां अंधेरों की संगत में चौड़ी हो गई। आंखों की पुतलियां अंधेरे की संगत में चौड़ी हो गई। उजाले के नाम पर हवा के थपेड़ों से लड़ती हुई डिबरी। बमुश्किल जलता चूल्हा और उसकी रसोई में काली पड़ी तस्तरी से ढका हुआ है भात। उसके आंगन में कई बरसों से रुकी हुई है रात। हड्डियां कपकपाती पूस की रात का सर्द सन्नाटा चहु ओर है पसरा हुआ, पर उसके सीने में दहक रही है आग। उसके आंगन में कई बरसों से रुकी हुई है रात। जाने कब से पैरों ने घर की दहलीज नहीं लांघी। उसके आंगन के बाहर शायद उजाला होगा। बरसों से उसके दिल ने कोई उम्मीद नहीं बांधी, जैसे मान ली हो किस्मत की सह और अपनी मात। उसके आंगन में कई बरसों से रुकी हुई है रात। बाहर जो नौकरी करने जाते हैं उसी पर एक और कविता है, कीमती सामान। ये सच्ची घटना पर है। उनके घरों के दरवाजे खुले रहते हैं रात में। उनके घरों के दरवाजे खुले रहते हैं रात में, सिर्फ भिड़का देते हैं पल्लों को। कोई टिटकिनी, कोई अड़गल, कोई ताला, कोई सांकल लगी नहीं होती। उन्हें डर नहीं होता चोरी का। उन्हें डर नहीं होता चोरी का, क्योंकि उनके घर का सबसे कीमती सामान ही घर से बाहर होता है। उनके जीवन भर की पूंजी, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का जवान बेटा, किसी की जवान बेटी, रोजी रोटी की तलाश में घर जमीन जड़ों से दूर। और वो कभी भी लौट सकते हैं, और वो कभी भी लौट सकते हैं शहर की चकाचौंध से घबराकर, माँ की, पिता की, पत्नी की, बहन की, भाई की बुलाती आंखों को सोचकर। अपना घर, गांव, गली, मित्रों को याद कर, या शोषण से तंग आकर, या गुलामी से मुक्त होकर। ये अगली कविता है, मुस्कुराना उतना आसान नहीं। ये भी युवाओं के लिए ही है। जीवन को हंसी में मत उड़ाओ। जीवन को हंसी में मत उड़ाओ, जीवन का अर्थ तलाश करो। जीवन के हर पहलू से उलझो, हर मुश्किल से साक्षात्कार करो। प्रकृति की हरी भरी वादियों से लेकर शहर की रेंगती आबादी का सर्वेक्षण करो। एक एक गली कूचों का निरीक्षण करो। जीवन की विसंगतियों को देखो। सुंदरता के साथ साथ इसकी कुरूपता को भी समाहित करो। इसकी भयावहता को भी अपने अंतस में जगह दो। नीले नीले आकाश को ही नहीं, तपते सहरा को भी अपनी आंखों में बसाओ। हकीकत की जमीन पर उतारो, जिंदगी के करीब आओ, और अब जरा मुस्कुरा कर दिखाओ। अब मुस्कुराना इतना आसान नहीं, क्योंकि शायद अब तो भावुक कवि हो। हाँ, पहले वाला भावना विहीन इंसान नहीं, जिसका हृदय फूल से भी ज्यादा कोमल है, पाषाण नहीं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आदरणीय आरिशा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूं, कृपया वार प्रदान करें। निशब्द कर देते हैं कुछ कवि, और उनका जो अस्तर होता है। अभी मैं इनसे बात भी कर रही थी। इन्होंने झारखंड के कवियों की जो कविता, वो मुझे बहुत ही अच्छा चुनाव लगा, क्योंकि वहाँ की संस्कृति और जो एकदम महीन, जो बारीकी से वहाँ की संस्कृति को उजागर की सारी कविता है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि जिस क्षेत्र से हम आते हैं उससे लोगों को परिचय कराए। और सारी कविताएं, कोई भी एक भी कविता ऐसी नहीं लगी जो नियम के विरुद्ध हो। तो और मुझे बहुत ही अच्छा पहाड़ों का दर्द, प्रकृति पर इन्होंने, जो आदिवासी समाज है जो प्रकृति और जंगल के नजदीक रहता है, तो मैं निशब्द हूँ। बहुत सारी कविताएं ही अच्छी, और बोलने का मतलब जो जिस सही उनका वो भी था कि उच्चारण भी बहुत स्पष्ट और साफ सुथरा। तो खैर मैं इनको पुष्प 5
और इन्होंने 12 कविताएं पढ़ी हैं दूसरों की, तो 5 पुष्प 12, और मैं इनको 4 देती हूँ प्रस्तुतिकरण के लिए, क्योंकि ये पूरे खेल की भावना के साथ और इन्होंने न्याय भी किया है, और इनका उच्चारण और बोलने का स्पीड भी खेल की भावनाओं को लेते हुए न बहुत तेज न बहुत धीमी, रफ्तार भी बहुत अच्छी थी, तो 4 तो देना पड़ेगा। हाँ जी, बहुत आभार ऋचा वर्मा मैडम। 26 वार प्रदान किए गए जी ऋचा जी। वर्मा मैडम द्वारा। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूँ, कृपया डॉक्टर रजनी गुप्ता मैडम की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। डॉक्टर रजनी गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कविताएं पढ़ी, दूसरों की कविताएं थी, अपनी कविताएं थी। इनकी प्रस्तुति बहुत ही प्रभावी है, और जो इनकी अपनी रचनाएं हैं, मुझे तो लगता है कि इन्होंने मानवीय संवेदनाओं को शब्दों की सुई से इतनी अच्छी तरह पिरोया है कि सुनने वाला व्यक्ति निशब्द हो जाता है। बहुत अच्छी रचनाएं हैं और बहुत अच्छी प्रस्तुति। कुल मिलाकर मैं इन्हें पुष्प दे रहा हूं 5। सर वार मैंने प्रदान किए हैं 11, और प्रस्तुति पर मैं इन्हें 4 अंक दे रहा हूं। 25 वार। बहुत आभार सर। डॉक्टर रजनी गुप्ता मैडम द्वारा कुल 51 वार अर्जित किए गए अपनी प्रस्तुति से। बहुत शुभकामनाएं मैडम, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बधाई। अब मैं आज की दूसरी प्रस्तुति हेतु श्रीमती सुनंदा गवंडे मैडम को आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। मैडम माइक ऑफ है मैडम आपका। सुनंदा मैडम माइक ऑफ है। सभी को नमस्कार। माँ सरस्वती के जी, चरणों में स्वागत। वंदन करते हुए मैं सुखेल लिंग में अपनी प्रस्तुति देते हुए सबसे पहली कविता का मैं जो पाठ करने जा रही हूँ, हमारे मध्य प्रदेश के शोभाराम शशांक जी की कविता है, जो आजकल युग में घटित हो रहा है और सब कुछ कैसे तीव्र गति से बदल रहा है, उसको उनके अपने कविता के शब्दों में उन्होंने उतारा है। तो मैं दूसरे लेखक की कविता पढ़ रही हूँ। संवेदनाओं का दिल में नवदीप जल रहा है, संवेदनाओं का दिल में नवदीप जल रहा है, अभियान चल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। जग में अनास्था का वटवृक्ष बढ़ गया है, जग में अनास्था का वटवृक्ष बढ़ गया है, दुष्कर्म रंग सिर पर बेखौफ चढ़ गया है। कब कौन कंस रावण बन करके लूट जाए, कब कौन कंस रावण बन करके लूट जाए। हम राम के पुजारी संस्कृति बचाने आए हैं, हम राम के पुजारी संस्कृति बचाने आए हैं। अब जग में संक्रमण का वह दौर चल रहा है, अब जग में संक्रमण का वह दौर चल रहा है, अभियान चल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। विकृत विचार मन ही हर परत में समाये हुए हैं, विकृत विचार मन की हर परत में समाये हैं। जग में अशांति विग्रह के दिख रहे हैं साए, जग में अशांति विग्रह के दिख रहे हैं साए। हर और वासना में डूबा हुआ जमाना है, हर और वासना में डूबा हुआ जमाना है। आओ चले मिटाने व्यसनों का हर ठिकाना है, आओ चले मिटाने जमाने में हर व्यसनों का ठिकाना है। सुविचार से मनुष्य का भव बंधन कट रहा है, सुविचार से मनुष्य का भव बंधन कट रहा है, अभियान चल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। संताप की ये दुनिया दुर्भाव से ग्रसित है, संताप की ये दुनिया दुर्भाव से ग्रसित है, निज स्वार्थ में फंसा मन होता सदा भ्रमित है। कलश कषाय संशंत ब्रह्म भांति में पगे हैं, गुरुवर के शिष्य जो बनकर आज सन्मार्ग पर डटे हैं। सद्भाव का मनों में अरमान पल रहा है, सद्भाव का मन में अरमान पल रहा है, अभियान चल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। मदमोह मन माया में है, मदमोह मन माया में है, रंग कितने काले, तप त्याग संयमों के सब शब्द है निराले। दुनिया नई बनाने का भाव मन में पाले, दुनिया
नई बनाने का भाव मन में पाले, करुणा दया कृपा का संकल्प संभाले। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। अब दूसरी कविता में पढ़ने जा रही हूँ, मैथिली शरण गुप्त की जीवन की ही जय हो। जो जीवन से निराश हुए व्यक्ति उनके लिए उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बहुत सुंदर संदेश दिया है। मृषा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। मृषा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। जीवन की जड़ जमा रहा है, नित नव वैभव फैला रहा है। यह आत्मा अक्षय है, जीवन की ही जय है। नया जन्म हो जग पाता है, नया जन्म हो जग पाता है। मरण मूड सा रह जाता है, एक बीज सो उग जाता है। जीवन की ही जय हो। जीवन पर 100 बार मरूं मैं, क्या ईंधन को गाड़ धरूं मैं। जीवन पर 100 बार मरूं मैं, क्या ईंधन को गाड़ धरूं मैं। यदि न उचित उपयोग करूं मैं, तो फिर महाप्रलय है, जीवन की ही जय है। फिर महाप्रलय है, जीवन की ही जय है। जिसे निशी खोजती तारे जलाकर, उसी का कर रहा अभिसार है। जन्म कर रहा मर चुका, लेकिन 100 बार मरकर भी जी रहा है। अगम का पा न सका क्या पार है, जीवन की ही जय है। तीसरी कविता में पढ़ने जा रही हूँ, महादेवी वर्मा जी की नवदीप जल रहा है। यह मंदिर का दीप, महादेवी वर्मा की कविता है। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। यह मंदिर का दीप है, नीरव इसे जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को शशत लय से भर। जब था काल कंठों का मेला, विहं से अपले तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे आजिर का शून्य गलाने को गलने दो। अब यह मंदिर का दीप जलने दो। चरणों से चिन्हित आलिंद की भूमि सुनहली, प्रणत शिरों के अंकलिए चंदन की दहली। झर सुमन बिखरे अक्षत सिर, धूप अर्ध्य नेवद अपरिमित। तम से में सब होंगे अनर्हित, सबकी अर्चित कथा इसी लो में पलने दो। यह मंदिर का दीप जलने दो। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया। प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। झांसों की समाधि सा जीवन, मसीह सागर का पथ गया बन। खका मुखर कण कण स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। मंदिर का दीप जलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु पहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल। रेखाओं में भर भाला जाल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। मंदिर का यह दीप जलने दो। मेरी चौथी कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्तिया बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य भेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। जो अनगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाए उगल रही सो लपट दिशाए, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अब तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। मन के अगली मेरी कविता है महादेवी वर्मा की, तुम आ जाते एक बार। विरह से भरी उनकी वेदना पर है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बनो परण। चरण गाते प्राणों के तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग आंसू लेते वे पथ पखार। जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद। छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। आंखें देती सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार। जो तुम आ जाते एक बार, नित में हर्षित होती मैं बार बार। जो तुम आ जाते बार बार। ये मेरी 5 कविताएं हैं। अब मेरी कविता पढ़ रही हूँ मैं पर्यावरण विषय पर। मेरी पहली कविता, जी सुपर पढ़ाइए। 4 लेन हाईवे कितने सुंदर लगते हैं। सुपर 4 लेन हाईवे कितने सुंदर लगते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें शॉपिंग मॉल बड़े मन भावन लगते हैं। इन सुपर 4 लेन हाईवे कितने पेड़ गटक गए। इन सुपर 4 लेन हाईवे ने कितने पेड़ गटक गए। महाशय जन्मदिन पर एक पेड़ लगाकर खुश हो गए। मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए कितने हरे भरे पेड़ों की बलि ली गई। क्या एवज में उनकी भरपाई की गई। मोबाइल टावरों ने न जाने कितने पेड़ों को पंछियों सहित उजाड़ा है। मोबाइल टावरों ने न जाने कितने पेड़ों को पंछियों सहित उजाड़ा है। क्या यही आधुनिकीकरण का बज रहा नगाड़ा है।
विकास तो तेजी से हो रहा है, पर कहीं ना कहीं जीवन असुरक्षित हो रहा है। बहस, चर्चा, वार्ता, पर्यावरण सम्मेलन, कर ले चाहो तुम हजार। बहस, चर्चा, वार्ता, पर्यावरण सम्मेलन, तुम कर लो चाहे हजार। प्रकृति का वास्तव में जब तक न होगा श्रृंगार, ऐसे बढ़ेगा पहाड़ा गर्मी का, और प्रताड़ित रहेगा मानव बेचारा। और प्रताड़ित रहेगा मानव बेचारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी कविता है मेरी, जी, जिंदगी में पढ़ाइए। रंगों का महत्व। जो जिंदगी से निराश हो जाते हैं तो जिंदगी में रंगों का महत्व कैसे होता है, उस पर लिखी कविता है। सब कुछ अनमोल है, रंगों का ना कोई मोल है। सब कुछ अनमोल है, रंगों का ना कोई मोल है। जीवन में धूप छाव के दो रंग है, सबसे अनमोल है। मानव जीवन में रंगों का महत्व उस शून्य की भांति है। मानव जीवन में रंगों का महत्व उस शून्य की भांति है, जिसमें भावों के साथ साथ जुड़ने पर रंगों की महत्व अपने आप ही बढ़ जाती है। रंगों का रंगों से जीवन में, रंगों का रंगों से जीवन में उत्साह और आनंद है। खूब है जीवन में उतार चढ़ाव, उसमें भी तो रंग ही निहित है। फूलों के खिलने से उनके मुरझाने तक, फूलों के खिलने से उनके मुरझाने तक कितनी बार रंग बदलते हैं। यह मानव जीवन भी तो साक्षात फूलों का ही एक रंग है। यह भी जीवन में मनुष्य के उतार चढ़ाव में अनेक रंगों से सजा है। रामायण के हर पन्ने पर छिटके जीवन के अनगिनत रंग है। रामायण के हर पन्ने पर छिटके जीवन के अनगिनत रंग है। महाभारत के हर एक रंग में छुपे कितने अनगिनत रंग है। कालिदास के मेघदूत में जीवन का जो रंग है, कालिदास के मेघदूत में जीवन का जो रंग है, रघुवंशम में बसे जीवन के अनुभव है। रघुवंशम में बसे जीवन के अनुभव है। हे धरा पर बिखरे कुछ शूल, हे धरा पर बिखरे कुछ फूल और शूल। में छिपे कितने रहस्यों के रंग है। चंद्रकांता में छिपे कितने रहस्यों के रंग है। कुरुक्षेत्र की जंग में बिखरे हार जीत के रंग है। कुरुक्षेत्र की जंग में बिखरे हार जीत के रंग है। सूर्य के उदय से लेकर उसके अस्त होने तक कितने ही न जाने देखे हमने रंग है। हमने देखे कितने ही रंग है। अगली कविता मेरी, कुछ तो वक्त लगता है। अपने को चित्रित करने की आस लिए लेखनी उतार दी कागज पर। अपने को चित्रित करने की आस में लेखनी उतार दी कागज पर, लेकिन स्वयं अपने को लिखने में कुछ वक्त तो लगता है। कब कहाँ कैसी बीती जिंदगी, कितनों का साथ मिला, कितनों का साथ छूटा, कितने दर्द मिले, कितने शब्दों को हम बयां कर पाए, पर कुछ वक्त तो लगता है। कितना मुश्किल हुआ एहसासों को शब्दों में पिरोना। कितना मुश्किल हुआ एहसासों को शब्दों में पिरोना। मन से कागज तक की लंबी दूरी तय करने में कुछ वक्त तो लगता है। मन की कितनी सारी गांठें, कितने रिश्ते, एहसास, कई उलझे उलझे, इन सबको सुलझाने में कुछ वक्त तो लगता है। बीते लम्हे हैं कुछ खुशबू जैसे, कुछ बस अंगारों जैसे। इन लम्हों को शब्दों में वक्त लगता है। आज हमने जान लिया क्या है इलाज है जख्म जिंदगी का, पर गहरे जख्मों को सिलने में वक्त तो लगता है। अपने आप को चित्रित करने में कुछ वक्त तो लगता है। अगली कविता है मेरी, प्रतिद्वंदिता का त्याग करें। जी, पढ़ाइए। प्रतिद्वंदिता का त्याग करें, हार जीत तो हमारे जीवन का हिस्सा है। प्रतिद्वंदिता का त्याग करें, हार जीत तो हमारे जीवन का हिस्सा है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा जीत मिले। संघर्षशील व्यक्ति कभी हार जीत से विचलित नहीं होते। वे ऐसे ही रहते हैं, निरंतर अपने कर्मों में अडिग और अपने विचारों पर अटल रहते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर करे प्रतिस्पर्धा। वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर करे प्रतिस्पर्धा। चाहे खेल कोई भी हो, चाहे खेल कोई भी हो, राही के हर जीवन के सफर में हर खेल का अपना अपना महत्व है। किसी का रच जाता है, किसी का बिखर जाता है। प्रतिद्वंदिता को केवल आनंद में ले, इसे मन में बैर का भाव न पाले। मित्रता रखे अपने विचारों में। कोई भी खेल हो, चाहे हो परीक्षा, पर नहीं करनी चाहिए हमें कभी भी किसकी निंदा। यहाँ लोग तो करेंगे आपकी समीक्षा। जीवन है आनंद, इसको जीना है। जीवन है एक आनंद, इसको तो जीना है। मन पवित्र और नियत साफ रखो, तुम्हें निश्चय ही मिलेगी सफलता। तुम्हें निश्चय सफलता। प्रतिद्वंदिता का त्याग करे, मन में निर्मल भाव रखे। बहुत अच्छा। अगली कविता है मेरी बेटी पर।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब नारा लगा था, उस पर मैंने ये अपनी कविता लिखी थी, जिसका जो अभियान चलाया गया था पूरे देश में। बेटी है जीवन का श्रृंगार, बेटी है जीवन का श्रृंगार, बेटी में बसते हैं परिवार के प्राण, बेटी है स्वर्ग बगिया की, बेटी है स्वर्ग बगिया की, जीवन की महक। लिफ्ट हो गई है। नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। जी जी। आवाज स्पष्ट नहीं है। नेटवर्क की वजह से ही शायद ऐसा हो रहा। हम्म। जी, माइक ऑन किया जाए। सुनंदा मैडम, माइक ऑन किया जाए। जी, आवाज पहुंच रही। जी जी जी। मेरी अगली कविता है, आवाज आ रही है? जी आवाज आ जी रही जी, है आप लोगों आवाज आ को? रही है। हाँ हाँ हाँ, बेटी पढ़ रही थी आप। और मेरी अगली कविता जी है शिक्षक। जी जी। मेरी अगली कविता है शिक्षकों पर, जिसमें सरकारी स्कूल के शिक्षक जो क्या कार्य करते हैं उनको ही मैंने उजागर किया है। एक शिक्षक केवल शिक्षक नहीं होता, एक शिक्षक केवल शिक्षक नहीं होता, शिक्षक उस पूरे बागबान का मालिक होता है जिसे ईश्वर ने बड़े ही कर्तव्य के साथ इस धरती पर प्रकाश फैलाने के साहित्य का उत्तरदायित्व सौंपा है। उस हर फूल को, उस हर कली और पत्ते को, सभी को अपने प्रकाश की गर्मी से दुनिया में खिलाने का कार्य करता है शिक्षक। खिलाना और संसार में अपनी खुशबू को बिखेरना सिखाता है शिक्षक। मार्गदर्शक बन उनको डाली से पेड़ बनाता है शिक्षक। शिक्षक ही है जो हर बच्चे के जीवन को नव प्रकाश से प्रकाशित करता है। शिक्षक ही है जो निराशा से जीवन में आशा भरता है। शिक्षक ही है जो संसार में खुद को कभी नहीं मुरझाना सिखाता है, बल्कि वो अपनी महक से सबको महकाना सिखाता है शिक्षक। शिक्षक ही है जो खुद को भले ही टूट जाए किंतु दूसरों को जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है शिक्षक। परिवर्तन आसान नहीं शिक्षक के लिए, परिवर्तन आसान नहीं शिक्षक के लिए, यही वह सबको समझाता है शिक्षक। पूरा जीवन उसका दूसरों को प्रकाश देने में बीत जाता है, पूरा जीवन उसका दूसरों को प्रकाश देने में बीत जाता है। वो खुद को जलाता है और अपने विद्यार्थियों के जीवन को प्रकाश से प्रकाशमय बनाता है। उसका कीर्तिमान कभी अधूरा नहीं होता, उसका कीर्तिमान कभी अधूरा नहीं होता। उसके छात्र अगर जीवन में आगे बढ़ जाए तो उसके जीवन में हमेशा जय जयकार का नारा लग जाता है।
शिक्षक का सपना हमेशा एक ही रहता है। शिक्षक का सपना हमेशा एक ही रहता है कि उसका विद्यार्थी हमेशा जीवन में आगे बढ़े और तरक्की करे। शिक्षक वही होता है, सबको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। मेरी अगली कविता है, सरकारी स्कूल के बच्चे। बड़े भोले भाले हैं यह सरकारी स्कूल के बच्चे, बड़े भोले भाले हैं यह सरकारी स्कूल के बच्चे। मन में ना कोई मेल इनके, ना कोई पसंद का खेल इनका। मन में ना इनके कोई मेल, ना इनका कोई पसंद का खेल। जो समझाओ समझ जाते हैं, मेरे संग संग दोहराते हैं। पढ़ने में है तत्पर तैयार, पढ़ने में है बड़े होशियार। बड़े भोले भाले हैं यह सरकारी स्कूल के बच्चे। मुझे कोई काम में देखते हैं तो झटपट दौड़ लगाते हैं, हाथ से काम लेकर खुद करने लग जाते हैं। जिस दिन करवाऊं मैं बाल सभा, सब खुश हो जाते हैं। ये खेल खेल में ही न जाने कितना कुछ सीख जाते हैं। ऐसे होते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे। खेल खेल में वो शिक्षा पाते हैं और पाकर फिर मंद मंद मुस्काते हैं। बड़े भोले भाले होते हैं ये सरकारी स्कूल के बच्चे। हालात ही इन्हें इतना बड़ा बना देती हैं, हालात ही इन्हें इतना बड़ा बना देती है। जीवन में वह बिना सिखाए ही कितने सबक सीख जाते हैं, और कभी कभी हम उनसे भी जीवन के गुण 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 रहस्य सीख जाते हैं। ऐसे होते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे, ऐसे होते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे। अगली कविता है मेरी, तुम्हें आज भी बचा कर रखा है मैंने अपने ख्यालों के गलियारों में, अपने शब्दों के बीच लगी वर्तनी में, कभी व्याकरण में तो कभी उन कविताओं में जो कागज पर उतारी ही नहीं गई। कभी मैंने बचाया है तुम्हें अपने ही हिस्से में, जहाँ किसी की कोई दावेदारी नहीं, न किसी की मनमर्जी। मैंने संभाला है तुम्हें अपने शब्दों में, उन रेखाओं में जो जहन की स्याही स्लेट पर जो बनती रहती हूँ, मैं रात दिन लिखती रहती हूँ। संभाला है तुम्हें अपने नम आंचल के छोर में, मेज पर रखी उस डायरी के कोरे पन्ने पर कलम से निकली स्याही को हर बूंद में संभाला है तुम्हें। कमरे की दीवारों के शून्य कोनों में संभाला है मैंने तुम्हें। हाँ, यही तो है हमारे प्रेम का शपथ पत्र, जो आज ही संभाला है मैंने तुम्हारे संग संग हर पल हर समय। यूं ही नहीं लिखती हूँ कहानी में तुम्हारी और मेरी, यूं ही नहीं लिखती हूँ मैं कहानी तुम्हारी और मेरी। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे जुड़ा हर दुख, यूं ही पिरोती रहती हूँ नित नई नज्मों में। हर याद को तेरी मैं कैद कर लेती हूँ अपने लफ्जों में। एक कविता है वाह मेरी, अ, जी। जो अभी कलकत्ता में जो इंसिडेंस हुआ था लड़कियों की, इसमें वो मेरी कविता लिखी हुई है। क्यों हो रहा है बार बार नारी पर ही अत्याचार, क्यों हो रहा है बार बार नारी पर ही अत्याचार। क्या यही है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा, क्या यही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा। क्यों झूल रही है लड़कियां आग में, क्यों झूल रही है लड़कियां आग में, अपने ही मन के बैठे अंधविश्वास में, अपने ही मन के बैठे अंधविश्वास में। घूम रहे हैं गली गली, घूम रहे हैं गली गली, कितने ही भेड़िए आज रावण बनकर, घूम रहे हैं गली गली, कितने ही भेड़िए आज रावण बनकर। कहाँ सुरक्षित है एक 9 माह से लेकर हर उम्र तक की नारी, कहाँ सुरक्षित है आज 9 माह से लेकर हर उम्र तक की नारी। क्या इस देश में सनातन संस्कृति के साथ साथ क्या देश सो रहा है, या ये देश का संविधान सिर्फ अब मौन हो रहा है, क्या ये देश का संविधान अब मौन हो रहा है। कहाँ चित्कार दबा दी जाती है, कहाँ चित्कार दबा दी जाती है। क्यों चीख सुनाई नहीं पड़ती, क्यों चीख सुनाई नहीं पड़ती उन संविधान के पन्नों में, उन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में। क्यों उस लड़की के माता पिता झूल रहे हैं इस आग में, और न जाने कितनी बेटियां दाह कर रही है। न जाने आज इस देश की आग में कितनी राधाएं, कितनी परियां जल रही है।
क्या नारी का ये सम्मान है? क्या यही 21वीं सदी का विधान है? क्या यही 21वीं सदी का विधान है? नारियों का ये कैसा सम्मान है? क्यों बदल रहा इतना देश है? क्यों बदल रहा इतना देश है? आज की बेटियां भले ही आगे बढ़ गई हो, लेकिन आज भी उनके अस्तित्व बहुत का सुंदर, शून्य बहुत आभार मैडम सुनंदा मैडम, आपका समय समाप्त हुआ। बहुत सुंदर प्रस्तुति जी। मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूं, कृपया सुनंदा गवंडे मैडम की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। बहुत सकारात्मक सोच की कविताएं थी, लेकिन इस खेल का नियम है कि इसमें सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक सोच की कविता का ही के पर ही वार मिलता है। तो इन्होंने क्या है वो कहा, क्या नहीं है उस वो थीम होना चाहिए था। तो कविताएं तो इन्होंने सब बहुत ही अच्छी बोली, लेकिन और एक कवि हृदय की जो कविताएं होनी चाहिए, लेकिन थीम से थोड़ा हट गई बातें। और महादेवी वर्मा की भी जो कविता बोली कि जो तुम आ जाते एक बार या मंदिर, वो सारी कविताएं सुंदर कविताएं थी, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि थीम गड़बड़ा गया इनका। तो मैं इनको पुष्प देती हूँ, 2 पुष्प जी 2 दे रही हूँ। और इनकी इनकी खुद की कविताएं हैं, उन पर मैं 1 2 3 और एक कविता है तुम्हें बचा कर रखा है, फिर खैर मैं उसे भी मान लेती हूँ कि तो 4 वार देती हूँ, 1 जी 2 3 4 वार और 2 पुष्प। और प्रस्तुति प्रस्तुति में मैं 2 नंबर इनको देती हूँ। 10 बार। बहुत आभार मैडम, ऋचा वर्मा मैडम द्वारा 10 बार प्रदान किया गया। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूं, कृपया वार प्रदान करें। जी, जैसा कि ऋचा वर्मा मैडम ने कहा कि नियमावली को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और थीम जो है हमारे इस कार्यक्रम का उसको भी जानना जरूरी है। तो प्रतिभागी इस पर ध्यान देंगे तो प्रस्तुति बेहतर जी होगी। बिल्कुल। जैसा इन्होंने जी कहा कि बिल्कुल। विषय वस्तु जो थी थोड़ी सी, कविताएं तो अच्छी थी, श्रृंगार रस की कविताएं भी थी, अच्छा लिखती हैं, बहुत बढ़िया लिखती हैं, शब्द इनका चयन अच्छा है। लेकिन चूंकि जो थीम थी हमारी उसके उससे थोड़ी इतर रचनाएं थी, तो पुष्प मैं दे रहा हूं इन्हें 3, वार जी मैंने प्रदान किए हैं 5, और प्रस्तुति पर मैं इन्हें 3 दे रहा हूं। धन्यवाद सर। जी 14 बार प्रदान किया गया विजयानंद विजय सर द्वारा। आदरणीय श्रीमती सुनंदा गवंडे मैडम द्वारा कुल 24 बार अर्जित किए गए इस प्रस्तुति में। बहुत शुभकामनाएं मैडम, बहुत बधाई। जी ऑनलाइन सुखेल लीग 2024 का आज 5वां मैच, सामान्य मैच था। अब इन मैचों में प्रतिभाग सहित जो अधिक बार अर्जित किए हैं वो क्रमशः 8 सहित क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे, और हम लोग नए तिथि के साथ क्वार्टर फाइनल मैच में फिर मिलेंगे। आज ये दोनों प्रस्तुतियां समाप्त हुई। दोनों सहितवर डॉक्टर रजनी गुप्ता मैडम जो रामगढ़ झारखंड से जुड़ी, और सुनंदा गवंडे मैडम जो बुरहानपुर मध्य प्रदेश से
जुड़ी। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप दोनों का और निर्णायक मंडल विजयानंद विजय सर का और ऋचा वर्मा मैडम का। अब मैं निर्णायक मंडल से आज का कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। जी बिल्कुल जी, दोनों बहुत आभार। प्रतिभागियों को बधाई। हारना जीतना तो लगा रहता है, हाँ लेकिन आके अपनी प्रस्तुति देना बहुत बड़ी बात होती है। और हम लोगों का बहुत कोमल हृदय होता है, ये लगता है कि जो बाहर से आते हैं, लेकिन मजबूरी है कि नियम के अधीन भी कुछ कर सकते हैं। तो अपने भी बुरा लगता है कि काश कि मैं ज्यादा नंबर दे पाती। ऐसा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तूफानों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करनी है और सकारात्मक कोशिश करनी है। समाज की विसंगतियों पर हमें प्रहार करना है। जी तो इस तरह की रचनाओं की समाज को और समय को बहुत आवश्यकता है। तो समय सापेक्ष रचनाएं ही चिरंजीवी होती हैं। बिल्कुल जी। तो इसी उद्देश्य से ये सुखेल मंच जो है स्थापित किया गया है और निश्चित रूप से इस आयोजन के बाद अच्छी रचनाएं आएंगी। और पुष्परंजन जी, हम एक प्रयास ये भी करें कि इसमें जो रचनाएं आती हैं, अच्छी रचनाएं जो आ रही हैं, सिलेक्ट करके उन्हें चयन करके उसका एक संग्रह या उसका संकलन भी हम लोग आगे की योजना में शामिल करेंगे। प्रस्तावित है सर, इसका संकलन प्रस्तावित है। जी संकलन प्रस्तावित है सर। उस पे हम लोग मैच ये लीग के बाद हम लोग उस पर काम करेंगे। हाँ, काम किया जाएगा। बेहतरीन संकलन होगा ये, बहुत बेहतरीन होगा। जी रजनी जी की कविता मतलब मुझे लगता है टॉप की है पूरे सीजन में ये। जी रजनी जी से मैं आग्रह करूंगा कि इनकी पुस्तक अगर उपलब्ध हो जाए, अपनी पुस्तक छपी है, इनकी पुस्तक उपलब्ध हो जाए तो पुष्परंजन जी उपलब्ध कराएंगे। जी जी रुकी हुई रात कविता मैं पढ़ना चाहूंगा। रुकी हुई रात कविता तो मतलब कमाल की कविता लगी। रुकी हुई रात कविता बहुत अच्छा, और दूसरों की सारी कविताएं अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। दोनों रचनाकारों की प्रस्तुतियां काफी अच्छी थी। घटनाओं से प्रेरित होती हुई लिखी गई है, मतलब जीवन की कुछ घटनाएं जो यहाँ वहाँ जाती हूँ, देखती हूँ, इसलिए थोड़ा शायद मन को ज्यादा छू जाता। हमारी संवेदनाएं ही तो सत बन के निकलती हैं। जी जी बिल्कुल। मुझे भी से आप लोगों के मध्य मतलब कविता पढ़ते हुए ना एक मतलब अलग ही आनंद का अनुभव होता है। मैं उसका वर्णन मतलब अपने शब्दों में नहीं कर सकती, लेकिन जुड़ने का सौभाग्य है और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का भी सौभाग्य है। हम सभी आनंद की तलाश में ही हैं। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, प्रणाम। चलिए, नमस्कार। आभार निवेदित करता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।